यूट्रेन साइकिल में क्या है, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, सारी शेडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने के बाद में एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी वो सारी की सारी क्या है, टूट के बाहर निकल गई। अब उसके बाद में क्या होना है कि वापस से उस लेयर को रीजनरेट करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन फेज। ठीक है, रीजनरेशन के बाद में प्रोलिफरेशन होगा। प्रोलिफरेशन जैसे मोटाई नाम, प्रोलिफरेट या मोटाई बढ़ने का नाम आएगा, कौन सा हार्मोन आ जाएगा अपना, ईस्ट्रोजन। और उसके बाद में क्या करना है, इसको प्रिपेयर करके रखना है कि अच्छा एनवायरनमेंट रेडी करके रखना है, ताकि फर्टिलाइज्ड ओवम है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो क्या है, यूट्रस में आके आराम से चिपक सके। तो उसके लिए उसको क्या करना है, सीक्रेटरी बना के रखना है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो शुरुआत के जो 5 दिन की ब्लीडिंग है, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। ब्लीडिंग का कॉज क्या है, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम को क्या सपोर्ट चाहिए, या तो ईस्ट्रोजन चाहिए ग्रोथ के लिए या फिर प्रोजेस्टेरोन चाहिए। दोनों हार्मोन जब तक रहेंगे कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। जैसे दोनों हार्मोन्स के लेवल डिप करेंगे ये सपोर्टलेस हो जाएगी, और सपोर्टलेस होते ही ये बाहर की तरफ का रास्ता देखने लग जाएगी। तो एंडोमेट्रियम के लिए जो फेवरेबल जब एनवायरनमेंट नहीं बचता है तब क्या होगा, तब ये सेड हो जाएगी, और वो सेडिंग है, सेडिंग हमें ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट करेगी, जिसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का कारण क्या है, वो टूट तो अंदर गए बट बाहर निकलने का कारण है वो मायोमेट्रियम। बॉडी में जहां पर भी फोर्स चाहिए, जहां पर भी एक्शंस करने होते हैं, तब मस्कुलर लेयर को एक्टिवेट होना होता है, और यूट्रस की मस्कुलर लेयर कौन सी है, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम क्या करेगी, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इंक्रीज लेवल ऑफ एंडोथेलियन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन में भी मेनली कौन से होंगे, PGF2 अल्फा, जिसको हम बोलते हैं कार्बिप्रोस्ट। इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। तो अब क्या है, यूट्रस की जो अंदर की लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर है, वो तो गिरने के लिए तैयार होगी, और अब उस टूटने के लिए तैयार होगी। उसको धक्का मार के बाहर निकालने का काम कौन करेगा, मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम में भी चेंजेस क्या करेंगे, तो इंक्रीज लेवल ऑफ एंडोथेलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन में भी बात करें तो PGF2 अल्फा, जिसको हम कार्बिप्रोस्ट भी बोलते हैं, जिसके बारे में आगे हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। अब इनके ये एरेकिडोनिक एसिड के बारे में बात करें तो एरेकिडोनिक एसिड में PGE1, ठीक है, PGE1 का नेम क्या है, मीजोप्रोस्ट, या फिर इसको RU486। ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज RU486, तो मीजोप्रोस्टोल को हम RU486 बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ये अबॉर्शंस और पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है, MTP जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करनी होती है, तो उसमें ये दवाई मीजोप्रोस्टोल काम में ली जाती है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स में भी इसको यूज करते हैं। अब PGE2 एनालॉग्स कौन से हैं, तो डायनोप्रोस्ट। डायनोप्रोस्ट क्या करता है, डायनोप्रोस्ट करेगा मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये लेबर वगैरह में काम में ली जाती है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वेसोडाइलेटेशन के लिए, और यूज फॉर सर्वाइकल राइपनिंग। अगर मान लो सर्विक्स प्रिपेयर नहीं है, सर्विक्स को प्रिपेयर करना है, तो कौन सी दवाई काम में ली जाती है, डायनोप्रोस्टोन। ठीक है, ये कॉमनली यूज ड्रग्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, इनके नाम आपको आने ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से, तो 5-मिथाइल PGF2 अल्फा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बिप्रोस्ट भी बोलते हैं। कार्बिप्रोस्ट के क्या क्या फंक्शन है, तो ये मायो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वेसो कंस्ट्रक्शन करवाता है, और PPH में हेल्पफुल है। व्हाट इज PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है, हेमरेज जैसा मैंने आपको बताया था, हेमरेज नाम पे जहां पे भी आता है मतलब क्या समझना है, ब्लीडिंग हो रही है कहीं कहीं। अब ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है, पोस्ट मतलब बाद में, पार्टम मतलब बेबी के डिलीवर होने के बाद में यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, PPH। ठीक है, तो PPH रोकने के लिए कौन सी दवाई काम में ली जाती है, कार्बिप्रोस्ट। ठीक है, एक आता है PGI2। ठीक है, PGI2 का नाम क्या है, प्रोस्टासाइक्लिन, मसल रिलैक्सेंट और वेसोडाइलेटेशन। ये बाकी सब ये वेसो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, ये वेसोडाइलेटेशन करवा रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में डिफरेंट इनके फंक्शंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये नाम याद रखने जरूरी है। अब पेन का कारण, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल फीमेल है, 2 टाइम अपनी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 बार पेन महसूस करेगी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और एक मिड साइक्लिकल। तो पेन ड्यूरिंग menstruation is caused by myometrial contraction and varying amount of
वेरियस प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGF2 अल्फा, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इनकी वजह से ही पेन होगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये सीक्रेट हो रहे हैं जब भी ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, और ये इन एक्टिविटीज की वजह से ही फीमेल को पेन महसूस होगा। PGF2 अल्फा विच कॉज्ड मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेसोकंस्ट्रिक्शन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन, ठीक है। तो सेम ही चीज रिपीट हो रही है बार बार कि प्रोस्टाग्लैंडिन ही है जिसकी वजह से फीमेल को वेसोकंस्ट्रिक्शन भी हो रहा है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस भी हो रहा है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियल की जो लेयर है, जो अंदर की लेयर थी, उसको क्या करना है, धक्का मार के बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, वेसोकंस्ट्रिक्शन कर रही है, और पेन हो रहा है, वो उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड फेज की बात करें, अंदर की जो पहले की लेयर थी वो तो सारी की सारी क्या हो गई, शेड ऑफ होके बाहर निकल गई। अब क्या करना है, वापस से नेक्स्ट मंथ फिर से यूट्रस प्रिपरेशन करेगा कि नेक्स्ट मंथ फिर से कोई प्रेगनेंसी हो, ठीक है। यूट्रस का क्या बेसिक फंक्शन ही है, नेचर ने जिसको जो फंक्शन दे रखा होता है वो नॉन स्टॉप वो काम करता रहता है। तो ये क्या दोबारा से तैयारी करेगा। तो ये क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम की लेयर थी जो टूट के निकल गई, उसके बाद में उसको वापस से रिजनरेट करवाएगा नीचे वाली लेयर को। तो ये फेज 2 to 3 डेज का रहेगा। ड्यूरिंग दिस फेज रीजनरेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस और सुपरफिशियलिस, सुपरफिशियल लेयर है उसका वापस से फॉर्मेशन होगा। और ये सुपरफिशियलिस लेयर कहाँ से आएगी, तो ये बेसल लेयर से आएगी। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेटम फंक्शनलिस और बेसलिस, इन दोनों के बारे में। बेसलिस है वो शेड ऑफ नहीं होगी, ओनली सुपरफिशियलिस है वो ही शेड ऑफ होगी। अब बेसलिस है, बेसलिस की मोटाई बढ़ानी है, तो मोटाई बढ़ाने के लिए हार्मोन कौन सा रहेगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। उसको प्रिपेयर करके रखना है, फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इस फेज में 1-2 mm की थिकनेस रहती है, ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। अब हम बात करें थर्ड फेज की। थर्ड फेज रीजनरेट हो गया। अब रीजनरेट के बाद में क्या करना है, प्रोलिफरेट करना है। तो प्रोलिफरेट के लिए डेज कौन कौन से है, 9 से 13 दिन तक ये प्रोलिफरेट करेगी, ठीक है। मेनली एस्ट्रोजन्स का या ओवुलेशन हम कब मान के चल रहे हैं, 14 दिन ओवुलेशन होगा, तो 13 डेज तक, 9 to 13 डेज वाला जो ड्यूरेशन रहेगा उसमें क्या करना है, ये प्रोलिफरेट करेगी, ठीक है। अब प्रोलिफरेट करेगी तो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करना है, मतलब एंडोमेट्रियम को मोटाई बढ़ानी है, अपनी थिकनेस बढ़ानी है। एंडोमेट्रियल प्लेन, स्ट्रोमा और कनेक्टिव टिश्यू वो थिकनेस है वो किससे बढ़ेगी, तो स्ट्रोमा, कनेक्टिव टिश्यू और एंडोमेट्रियम की जो लेयर्स रहेगी ये कितनी हो जाएगी, अब थिकनेस है एंडोमेट्रियम 10 से 12 मिलीमीटर की थिकनेस हो जाएगी। कौन सी फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन, जैसे प्रोलिफरेशन नाम आए, ईस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम सीक्रेटरी फेज की। सीक्रेटरी फेज 15 से 28 दिन, तो ये 14वां दिन कहाँ गया, 13 दिन तक तो ये थे, तो 14वां दिन हमने माना ओवुलेट हुआ, ओवुलेशन हुआ। और ओवुलेशन होने के बाद में मेन क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का काम स्टार्ट हो जाएगा। सीक्रेटरी फेज 15 से 28 दिन की होती है। इसमें सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशंस बनते हैं एंडोमेट्रियम में, ठीक है, जो कि अर्लीस्ट एविडेंस है प्रोजेस्टेरोन राइज और ओवुलेशन का, ठीक है। तो ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन राइज और ओवुलेशन, तो सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशंस एंडोमेट्रियम में देखने को मिलेंगे। ये एंडोमेट्रियम को क्या करना है, बेसिकली सीक्रेटरी बनाना है, ठीक है। वहां पे वेटनेस बढ़ानी है, वहां पे अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना है, ताकि अगर फर्टिलाइज एग आ जाता है तो उसका प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सके, ठीक है। सीक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियम इज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन ग्लाइकोजन कंटेंट्स। इसमें क्या बढ़ रहा था, इसमें कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमा ये बढ़ रहे थे, और इसमें क्या बढ़ रहा है, ग्लाइकोजन कंटेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। मेनली सीक्रेटरी फेज है वो कौन से हार्मोन के अंडर इन्फ्लुएंस रहेगी, प्रोजेस्टेरोन। नाम आपको दो ही याद रखने, बार बार रिपीट हो रही चीजें, FSH एस्ट्रोजन, LH प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन नाम जहां पे भी आएगा, एस्ट्रोजन मोटाई बढ़ा देगा, प्रोजेस्टेरोन है सीक्रेटरी एक्टिविटी बढ़ा देगा, ठीक है। व्हेन प्रोजेस्टेरोन लेवल इज डिक्लाइन, स्पेशली 27वें 28वें दिन तक तो ये सपोर्ट कर रहा है एंडोमेट्रियम को, तब तक तो ये वेट करेंगे कि प्रेगनेंसी हो जाए, फर्टिलाइज ओवम आ जाए। नहीं आया तो ये क्या करेंगे, ये होप्स छोड़ देंगे, ये होप्स छोड़ देंगे, इनके लेवल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इनके लेवल डिक्लाइन होंगे,
एंडोमेट्रियम के पास में कोई सपोर्ट नहीं है और सपोर्टलेस गवर्नमेंट है वो गिर जाती है, तो ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी वो एट्रोफी में चली जाएगी। इस टाइम पे थिकनेस तो ये मैक्सिमम यहाँ पे बढ़ गई थी, ठीक है। इस फेज में सिर्फ सिक्रेटरी चेंजेस हुए हैं, तो इसमें भी थिकनेस कितनी रहेगी, 12 mm की थिकनेस ही रहेगी, ठीक है। अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं कुछ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग्स के बारे में, ठीक है। ये तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। अब एबनॉर्मल कब बोलेंगे यूटेराइन ब्लीडिंग को, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में हम बात करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनोराजिया या हाइपरमिनोरिया। हाइपर मतलब इंक्रीज, बढ़ा हुआ, मिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल्स, ठीक है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो एक्सेस में होगी, ड्यूरेशन में और अमाउंट दोनों में, ठीक है। ड्यूरेशन और अमाउंट दोनों में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक्सेस में होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था भोपाल 2018 में। अमाउंट कितना होता है नॉर्मली 80 ml से कम होना चाहिए, इसमें 80 ml से ज़्यादा होगा और नॉर्मली 7 दिन तक ब्लीडिंग रहती है, बट इसमें क्या है फ्लो है वो मोर देन 8 days भी रह सकता है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, तो मोस्ट कॉमन कॉज इज यूटेराइन फाइब्रोइड। यूट्रस में कोई फाइब्रोइड है जिसकी वजह से ब्लीडिंग है वो एक्सेसिव अमाउंट में हो रही है, दैट इज मिनोराजिया, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हम हाइपोमिनोरिया। हाइपो मतलब डिक्रीज्ड। अब इसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी किस किस में, ड्यूरेशन मतलब टाइम ड्यूरेशन और अमाउंट। 20 से 80 अपन नॉर्मल मानते हैं, इसमें जो ब्लीडिंग होगी वो हाइपो मतलब कम होगी, तो लेस देन 20 और लेस देन 2 days, ठीक है। 20 ml से कम अमाउंट का ब्लड और लेस देन 2 days, दैट इज हाइपोमिनोरिया। अब इसका कॉमन कारण क्या होगा, तो मोस्ट कॉमन कारण है इसका एसरमाइन सिंड्रोम्स और ओसीपीज। ओसीपीज कैसे, एक्चुअल में ब्लीडिंग का अमाउंट कैसे डिसाइड होता है कि शुरुआती फेज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन्स होते हैं। ईस्ट्रोजन्स अगर अच्छे खासे अमाउंट में है तो एंडोमेट्रियल की थिकनेस है वो भी अच्छी खासी बढ़ेगी, ठीक है, प्रोलिफरेट ज़्यादा करेगी। एलएच भी है तो एलएच की वजह से उसको सिक्रेटरी भी अच्छा खासा बनेगा, मतलब उसमें फ्लो अच्छा है, ब्लड ज़्यादा है और उसकी मोटाई भी बढ़ेगी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उसमें क्या होता है, लो डोज में ईस्ट्रोजन और लो डोज में प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं आजकल, ठीक है। तो अब ये लो डोज में होगा तो डोज अगर ईस्ट्रोजन की कम है तो एंडोमेट्रियम की मोटाई भी कम बढ़ेगी, एंडोमेट्रियम की मोटाई कम बढ़ेगी और ल्यूटिनाइजेशन भी कम होगा। तो अगर ये ओसीपीज ले रही है फीमेल तो उसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम है, तो जब ये हॉर्मोन्स जाएंगे, एलएच एफएसएच दोनों चले जाएंगे या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों कम हो जाएंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो शेड होके जब गिरेगी तब मोटाई उसकी कम है तो ब्लीडिंग भी कम होगी, ठीक है। अब बात करें एसरमैन सिंड्रोम की, तो एसरमैन सिंड्रोम क्या होता है, स्कार टिश्यू क्या होता है, कोई भी चोट लगने के बाद में जो टिश्यू बनता है दैट इज स्कार टिश्यू, और एडेशंस डेवलप इन यूट्रस ड्यू टू ट्रोमा, ठीक है। एडेशंस डेवलप इन यूट्रस ड्यू टू ट्रोमा। कोई भी पेशेंट है उसका डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज हुआ, क्यूरेटेज मतलब उसके एंडोमेट्रियम की लेयर को हमें मेडिकली रिमूव करना है, तो क्यूरेट डाल के हमने उसकी एंडोमेट्रियम की लेयर को क्यूरेट कर रहे हैं। बट अगर मान लो स्टाफ गुस्से में है या फिर उसकी एंडोमेट्रियम की लेयर थोड़ी लेनी थी, नया है जो क्यूरेटेज कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, नीचे तक जो एंडोमेट्रियम के साथ में मायोमेट्रियम की भी कुछ लेयर कुरेद के साथ में ले आएगा, क्यूरेट करके ले आएगा। अब क्या है कि अगर एंडोमेट्रियम के बाद में अगर मायोमेट्रियम एक्सपोज होगी, एंडोमेट्रियम तो क्या है वापस रीजनरेट हो जाएगी अच्छे से, बट अगर मायोमेट्रियम एक्सपोज हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो यूट्रस है इसकी जो ये वाली लेयर मान लो हर महीने शेड हो जाती है, तो इसको क्यूरेट करके निकालने तो ये वाली लेयर ही थी, है ना, बट ये वाली लेयर निकालते निकालते अगर मान लो ओवरजीलस हो गया, ओवरजीलस मतलब गुस्से में करा, खच खच खींचा और ये मायोमेट्रियम तक पहुंच गए, है ना, मसल्स एक्सपोज हो गई। अब मसल्स एक्सपोज हो गई तब क्या है कि ये यूट्रस है, यहाँ की मसल एक्सपोज है और इस तरफ की कहीं की भी मसल एक्सपोज है, तो ये आपस में क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, ये पोस्ट ट्रोमा क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे। तो अब क्या है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग तो बची ही नहीं, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बची ही नहीं तो ये एंडोमेट्रियम है ही नहीं यहाँ पे, तो ब्लीडिंग के लिए वो
स्पेस कम हो गया, पहले इतने से हो रही थी, पूरे से हो रही थी, अब ये चिपक गए आपस में, तो ये प्रोलिफरेट भी नहीं करेगी, और प्रोलिफरेट नहीं करेगी तो शेडिंग भी कम होगी, तो ब्लीडिंग भी कम होगी। ठीक है। मोस्ट कॉमन कोज के बारे में बात करें तो असरमान सिंड्रोम के, तो असरमान सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कोज होगा पोस्टपार्टम क्यूरेटेज। क्यूरेटेज क्या होता है? क्यूरेटेज होता है यहाँ से एंडोमेट्रियम की लेयर को कुरेद के बाहर निकालना। उसके लिए क्यूरेट एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो पॉलीमिनोरिया या एपीमिनोरिया। पॉली मतलब मल्टीपल नंबर्स। ठीक है। व्हेन साइकिल इज रिड्यूस टू 24 डेज। ठीक है। साइकिल इज रिड्यूस टू 24 डेज मतलब क्या हुआ? हर 20वें दिन साइकिल आ रही है ना, हर 15वें दिन साइकिल आ रही है, कंटिन्यूस साइकिल आ रही है। ठीक है। देर आर मोर मेंसेस ड्यूरिंग द ईयर्स, मतलब शॉर्ट एंड साइकिल, हर 20-20 दिन में कंटिन्यूस साइकिल आ रही है। तो ये इसको, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पॉली मतलब मोर देन वन इन नंबर, मिनोरिया या एपीमिनोरिया। ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? दैट इज पीआईडी। ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की, दैट इज ओलिगोमिनोरिया। ओलिगो मतलब लेस इन नंबर, है ना, लेस इन नंबर। तो व्हेन लेंथ ऑफ साइकिल इज इंक्रीज टू 35 डेज, तो उस टाइम पे क्या होगा कि फीमेल की साइकिल है वो 40 दिन में एक बार आ रही है, 50 दिन में एक बार आ रही है, रेगुलर आ रही है, बट जो नंबर है वो कम हो गया। तो नंबर कम होने को हम क्या बोलेंगे? ओलिगोमिनोरिया। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब बात करें मेट्रोराजिया। हमने यूट्रस टॉपिक में बात करी थी कि यूट्रस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? यूट्रस को हम मेट्रो से भी लिख सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, ये यूट्रस की वजह से कोई ब्लीडिंग हो रही है। वो कैसी है? इर्रेगुलर है। ठीक है। यूट्रस की वजह से कोई ब्लीडिंग, यूट्रस के अंदर से कोई ब्लीडिंग हो रही है, वो इर्रेगुलर है, इंटरमेंस्ट्रुअल है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, उसके बीच में कहीं ब्लीडिंग हो रही है, एसाइक्लिकल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीट्रो। मतलब यूट्रस की वजह से ये साइकिल, हॉर्मोन्स का जो ये साइकिल है उसकी वजह से नहीं होके यूट्रस में कुछ गड़बड़ होने की वजह से इर्रेगुलर इंटरमेंस्ट्रुअल एसाइक्लिकल ब्लीडिंग, दैट इज मेट्रोराजिया। ठीक है। अब बात करें व्हाट इज मिनोमेट्रोराजिया। मिनोमेट्रोराजिया का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो एज वेल एज इर्रेगुलर ब्लीडिंग बिटवीन द साइकिल्स। ठीक है। राजिया जहां पर भी लगेगा मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। ठीक है। रेजिया, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बढ़ गया और इरेगुलर बीच बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है और मेंस्ट्रुअल का फ्लो भी बढ़ा हुआ है, तो उसको हम क्या टर्म देंगे? मिनोमेट्रोराजिया। ठीक है। अब बात करते हैं सेवंथ टर्म एमिनोरिया। ए मतलब एब्सेंट, एब्सेंट मिनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया और उसको पैथोलॉजिकल उसमें डिवाइड करके बात कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया क्या होता है? नेचुरली प्रिवेल्स प्रायर टू द, मतलब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले फिजियोलॉजिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आ रही क्योंकि जो बच्ची है उसकी बॉडी में हार्मोन्स ही नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की वजह से क्या हुआ कि जो यूट्रस के अंदर फिटस है और जो साइकिल कंटिन्यू होनी थी वो साइकिल कंटिन्यू नहीं हो रही, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो थ्रू आउट बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से ब्लीड नहीं करेगा। ठीक है। लैक्टेशन, लैक्टेशन की वजह से हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं अभी। और आफ्टर मेनोपॉज, उस टाइम पे भी ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो एक सर्टेन टाइम 45 साल बाद में ओवर हो चुकी, उसके बाद में बॉडी में हार्मोन्स नहीं बचे, तो उसको हम बोलेंगे मेनोपॉज। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, इनमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है। ठीक है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और ये ग्रेव्स डिजीज नाम की एक बीमारी होती है, इसमें भी ये फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया देखने को मिलता है। ठीक है। अब एमिनोरिया को हम डिवाइड करके बात करें तो बात कर सकते हैं हम लोग प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया। एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एब्सेंस है, फेलियर ऑफ कोई प्राइमरी रीजन है। प्राइमरी रीजन मतलब कि हो सकता है कि जो बच्ची है उसके यूट्रस ही ना हो, है? कोई सिंड्रोम ऐसा हो
जिसकी वजह से उसके हॉर्मोन्स नहीं हो, है ना। तो इन वजह से मतलब प्राइमरी पैथोलॉजीज की वजह से रेफर्स टू फेलियर ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन बियॉन्ड द एज ऑफ 16 ईयर्स, ठीक है। प्राइमरीली मतलब कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल आई ही नहीं और प्राइमरीली वो एब्सेंट है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एमनोरिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया का कारण क्या है, तो टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल बेबी होती है, नॉर्मल फीमेल होती है, तो उसमें क्या होता है, डबल एक्स होते हैं, मतलब बार बॉडी प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या है, सिंगल एक्स है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। 45 ये नंबर, 46 होने चाहिए रूटीनली, बट 45 इन नंबर और डबल एक्स की बजाय सिंगल एक्स ही है, ठीक है। व्हाट इज सेकेंडरी एमनोरिया? सेकेंडरी एमनोरिया का मतलब क्या हुआ, रेफर्स टू फेलियर ऑफ अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर 6 मंथ्स और लॉन्गर इन वुमेन हु हैव प्रीवियसली मेंस्ट्रुएटेड। मतलब ये फीमेल वैसी हैं जिनमें क्या पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली मीनार के स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर आने लग गए, बट अचानक से क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गए, ठीक है, फिजियोलॉजिकली नहीं पैथोलॉजिकली। अब क्या 6 महीने से ज़्यादा या उससे लॉन्गर टाइम तक अगर मान लो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं आ रहे हैं, तो इसको हम टर्म क्या देंगे, सेकेंडरी एमनोरिया। और सेकेंडरी एमनोरिया का कारण मोस्ट कॉमनली क्या होगा, प्रेगनेंसी, ठीक है, दिस इज फिजियोलॉजिकल कॉज। अब बात करें क्रिप्टोमिनोरिया, ये टर्म आती है क्रिप्टो, जहां पर भी ये क्रिप्टो नाम आ जाए ना, XYZ कहीं पर भी, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। जहां पर भी आप ये टर्म देख लो, क्रिप्टो, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। क्रिप्टोमिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तो आ रही हैं बट वो हिडन है, छुपी हुई हैं, वो किसी को दिख नहीं रही, पता नहीं चल रहा। तो कंडीशन इन विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट नॉट विजिबल एक्सटर्नली ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द जेनिटल ट्रैक्ट। मतलब क्या हुआ कि साइकिल्स हो रही हैं कंटिन्यू, जो बच्ची है उसको पेन महसूस होता है, उसको उसका बेसल बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं तो भी वो भी इंक्रीज होता है ओवुलेशन के टाइम पे, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट है, सब चीज़ें ठीक लग रही है बट ब्लीडिंग नहीं है। तो ये ब्लीडिंग नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है जेनिटल ट्रैक्ट में। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है, इम्परफोरेट हाइमन। हाइमन क्या होता है, हाइमन एक झिल्ली होती है जो कि नल्लीपेराज में पूरी फिक्स बनी हुई होती है, या फिर बिफोर सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स होती हैं उनमें फॉर्म्ड रहती है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो इम्परफोरेट हाइमन है, मतलब हाइमन है उसमें एक छोटा सा छेद होता है, उस छेद से वो ब्लीडिंग बाहर आनी चाहिए थी बट वो परफोरेशन हुआ ही नहीं, वो हाइमन है वो बिल्कुल इंटेक्ट है, उसने पूरा कवर कर रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो मेंस्ट्रुअल जो ब्लीड है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये क्या हो गया, क्रिप्टोमिनोरिया। मतलब क्रिप्टो मतलब हिडन और मिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक बात करते हैं विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। व्हाट इज विकेरियस मेंस्ट्रुएशन? विकेरियस मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, रेफर्स टू साइक्लिकल ब्लीडिंग आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब क्या हुआ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जैसा कि हमने देखा था, FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ी, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ी और जैसे दोनों हार्मोन गए ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब क्या है कि ये एंडोमेट्रियल टिश्यू अपनी नॉर्मल जगह कहाँ है इसकी, यूट्राइन कैविटी। अब ये यूट्राइन कैविटी में होने के अलावा कहीं और कहीं भी प्रेजेंट है, दूसरी जगह कोई सी भी अदर देन यूट्रस यूट्राइन कैविटी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियोसिस। ये एंडोमेट्रियोसिस मतलब एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है वो अदर टिश्यू में प्रेजेंट है। तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स ये क्या है कि ये लेयर भी मोटी होगी जो यूट्रस के अलावा और कहीं प्रेजेंट है, और वो वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो मोटी होगी, फिर उसके बाद में उसमें सिक्रेटरी एक्टिविटी होंगी और जैसे हॉर्मोन्स जाएंगे तो वो शेड ऑफ हो जाएगी। तो ये अदर देन कहीं भी प्रेजेंट होती है और वो ब्लीडिंग करती है विद मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अगर मान लो नेजल म्यूकोसा पे है ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो क्या होगा, जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो परवेजाइनम भी ब्लीड होगा और नेजल ब्लीड भी होगा। नेजल ब्लीड को हम बोलेंगे एपिस्टेक्सिस। तो इसको हम इस मेंस्ट्रुअल को हम बोलेंगे विकेरियस मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब एक टर्म आती है क्लाइमेक्टेरिक, एम्स भोपाल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपॉज, उसको ये हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्टेरिक, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरिटी और मेनोपॉज के बीच के जो ट्रांजिशंस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेक्टेरिक, ठीक है। ये एम्स भोपाल 2018 में पूछा गया था टर्म।
अब बात करते हैं डिस्मेनोरिया। डिस का मतलब डिसफंक्शनल, और इसमें क्या डिसफंक्शन है, तो इसमें क्या है, पेन एट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये एम्स रायपुर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्मेनोरिया प्राइमरी हो सकता है, नो ऑर्गेनिक पेल्विक पैथोलॉजी, मतलब कोई विजिबल पैथोलॉजी नहीं है, कोई आइडेंटिफाइबल पैथोलॉजी नहीं है, बट फिर भी पेन ज्यादा है। सेकेंडरी ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग या एंडोमेट्रियल टिश्यू अदर देन यूट्राइन कैविटी कहीं भी प्रेजेंट होता है तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस टर्म दे देते हैं। और ये एंडोमेट्रियोसिस है, ये परेशान करेगा क्योंकि ये ब्लीड भी करेगा और पेन भी करेगा। अब बात करते हैं पेरीमिनोपॉज। पेरी मतलब अराउंड, जहां पर भी पेरी टर्म लगता है मतलब अराउंड। मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल जब बंद हो रहे होने या मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएंगी, हॉर्मोन्स चले जाएंगे। तो पेरीमेनोपॉज इज ए पीरियड ऑफ 3 to 4 years बिफोर मेनोपॉज एंड फॉलोड बाय 1 year ऑफ एमेनोरिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया फीमेल अपनी लाइफ में 3 स्टेज से निकलती है। एक तो जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होते हैं मीनार के तब तक का फेज, मीनार के टू मेनोपॉज वाला फेज और पोस्ट मेनोपॉज वाला फेज। तो ठीक है, ये जो मेनोपॉज के होने वाला टाइम होता है उसके अराउंड जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरी मेनोपॉजल चेंजेस। ये ड्यूरेशन होता है 3 to 4 years बिफोर मेनोपॉज। उस टाइम पे कई बार ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाती है, कई बार मेंस्ट्रुअल्स आ रहे हैं, कई बार नहीं आ रहे हैं, कई बार पेन ज़्यादा है, मूड चेंजेस हैं, उनके बारे में थोड़ा भी अपन बात करेंगे। फॉलोड बाय 1 year ऑफ एमेनोरिया, मेंस्ट्रुअल्स 1 साल से बंद है। एसोसिएटेड विद मिड ओवेरियन हार्मोनल डेफिशिएंसी, ये हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब बात करें मेनोपॉज की, तो व्हाट इज मेनोपॉज? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल्स। ठीक है, अर्लीस्ट मेनोपॉजल सिम्टम क्या होता है, तो हॉट फ्लशेस 60 से 70% में होता है और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, टिबोलोन। ठीक है, मेनोपॉज का मोस्ट कॉमन या अर्लीस्ट सिम्टम क्या होता है, हॉट फ्लशेस। पेशेंट के पर्सन के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हार्मोन्स चेंज होने की वजह से बॉडी पे जनरलाइज इफेक्ट आता है। बॉडी पे जनरलाइज इफेक्ट आता है, पर्सन है वो एसी में बैठी है और अचानक से उसको बहुत तेज गर्मी लगती है, सारा फेस रेड हो जाता है, अचानक से बहुत तेज पसीना आता है, तो ये मेनोपॉजल सिम्टम है। एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इन इंडिया इज 47 years। ठीक है, इंटरनेशनली इसको 51 मानते हैं। ठीक है, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। परमानेंट प्रीमेच्योर मेनोपॉज कब बोलेंगे, जब अगर 40 साल से पहले की एज में अगर मेनोपॉज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमेच्योर मेनोपॉज। ठीक है, अब मेनोपॉज के बाद में क्या होता है कि एफएसएस तो बढ़ जाता है और ईस्ट्रोजन है वो कम हो जाता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से बॉडी में सर्टेन चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी बोन्स कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है, बोन पेन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे कई बार आपने नोटिस करा होगा कि ओल्ड एज में फीमेल्स हैं, उनके स्पाइन के कर्वेचर चेंज हो जाते हैं, वॉइस चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, उनके फेशियल हेयर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है, इसमें ईस्ट्रोजन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और अभी जो रिसेंट अगर मान लो ये इन फीमेल्स जो मान लो कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम कर रही है या फिर कोई जैसे ये अपने एक्टर एक्ट्रेस जो मेनोपॉज के बाद में अपने चेंजेस कम चाहती हैं, तो वो क्या करेंगी, वो उनको हार्मोन्स को रिप्लेस करवाना चाहेंगी। वो हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो अपने मेनली ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मेन उसमें ईस्ट्रोजन है। तो ईस्ट्रोजन को वो क्या करेंगी, एडिशनल, बॉडी से चला गया तो वो एडिशनली लेना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए डिपोर्ट आते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रिपरेशंस आती हैं जिससे कि उनके ये चेंजेस ना आए। ठीक है, इन मेनोपॉजल स्टेट एफएसएस लेवल ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मोर देन 40 इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर हो जाएंगे। और सर्जिकल मेनोपॉज है वो क्या होता है, तो अगर मान लो आपने बोथ ओवरीज निकाल दी, बायलैटरल ओफोरेक्टमी कर दी, तो ये क्या हो गया, सर्जिकल मेनोपॉज हो गया, क्योंकि इसके अंदर के हार्मोन्स चले गए। अब मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में चेंजेस क्या क्या रहते हैं, तो उनको अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाएगी, कभी ज्यादा कभी कम, कभी रुक गई। ड्राई और इची वेजाइना, वेजाइना की पीएच है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे क्या है कि इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे, और इन्फेक्शंस बढ़ेंगे तो वो ड्राई और इची हो जाएगी। हॉट फ्लशेस स्टार्ट हो जाएंगे, एसी में भी पसीने,
इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है हमें कार्डियक पैथोलॉजी से, मतलब कोई हार्ट की तकलीफ तो नहीं है, हार्ट अटैक तो नहीं है, उससे आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। पर्सन स्टार्ट टू वेट गेन, मूड चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, अचानक से ज़्यादा खुश, अचानक से ज़्यादा दुखी, अचानक से लो मूड, डिप्रेस्ड मूड, ठीक है, डिप्रेशन आना चालू हो जाएगा, स्ट्रेस आ सकता है, नाइट स्वेट्स, अचानक से फीमेल्स कंप्लेंट करती हैं कि मैं रात को सोते सोते अचानक से बहुत तेज पसीना आया, फटीग, जल्दी थक जाती हैं, ठीक है। नो मेंस्ट्रुअल्स फॉर 12 मंथ्स। इसमें स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग एल्कोहल, ये चेंज लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होते हैं, उनको एडवाइस करनी होती है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम्स है, उससे आप समझ सकते हैं। ब्लीडिंग इरेगुलर हो गई, ड्राई इची वेजाइना, हॉट फ्लशेस, वेट गेन, मूड चेंजेस, डिप्रेशन, ये सारी फीमेल्स के 45 के अराउंड के फीचर्स। अब बात करें हम कोजेज ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के, ठीक है। तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के कॉजेज के बारे में बात करें तो कोई स्ट्रक्चरल बीमारी हो सकती है, ऐसी कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकता है, और दूसरा क्या है जिसमें कोई नॉन एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कोई डिफेक्ट हो, ठीक है। एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं, पॉलिप्स हो सकते हैं, एडेनोमायोसिस हो सकता है, लियोमायोमा हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, ठीक है। कोई कैंसर हो सकता है, कोई स्मूथ मसल्स में कोई पैथोलॉजी हो सकती है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, और कोई पॉलिप्स बने हुए हो सकते हैं, उनकी वजह से एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल में क्या है, कोगुलेशन मतलब ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर है, ओवरीज का कोई डिस्फंक्शन है, एंडोमेट्रियम का कोई डिस्फंक्शन है, आइट्रोजेनिक, आइट्रोजेनिक जहां पर भी टर्म आता है मतलब मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा करा गया, या फिर हमारी दवाई से या फिर हमारी सर्जरी से जो कोई चोट पेशेंट के शरीर को पहुंचती है, तो उसको हम बोलते हैं आइट्रोजेनिक ट्रॉमा, ठीक है। तो आइट्रोजेनिक कॉजेज में क्या हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, या फिर रिपीटेड डीएनसी है, और कुछ एक कारण है जो अब वो किसी में भी फिट नहीं होते, उनको हम क्या बोल सकते हैं, नॉट येट क्लासिफाइड। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल कॉजेज में ये वाला क्या है, पेडंकुलेटेड पॉलिप, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये कोई कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ये एडेनोमायोसिस हो सकता है, ठीक है। और यूट्रस के अंदर की लेयर, इसमें कोई एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी हो सकती है, ओवेरियन पैथोलॉजी हो सकती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स का कोई ट्यूमर हो सकता है, बिनाइन ट्यूमर, लियोमायोमा हो सकता है, ठीक है। ट्रोमा आयोट्रोजेनिक हो सकता है, मतलब आपने कोई आईयूसीडी लगा रखी है, उसकी वजह से रेगुलर ब्लीड कर रहा है, ठीक है। और अब वो किसी में भी आ नहीं रहा है, तो दिस में भी नॉट अदरवाइज क्लासिफाइड, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से कोशिश करते हैं समझने की, पाल्म और कोइन से। पाल्म का PALM, पी का मतलब पॉलिप, जो कि अभी हमने देखा इधर से कोई निकला हुआ हो, है ना, एडेनोमायोसिस, लियोमायोमा और मेलिग्नेंसी, ठीक है। ये सारे के सारे हो गए अपने कोई एनाटॉमिकल कॉजेज में। और पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कॉजेज में कोगुलोपैथी, मतलब कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसकी वजह से हो सकता है, ओवुलेशन की वजह से हो सकता है, एंडोमेट्रियम की वजह से हो सकता है, हाइड्रोजेनिक हो सकता है, और नॉट अदरवाइज स्पेसिफिक हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, PALM पाल्म, और ये हो गया COEIN, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जैसे मेफेनिक एसिड 500 mg TID। तो ये क्या है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है एक टाइप की। एंटी फिब्रिनोलाइटिक्स दे सकते हैं, ट्रेनेक्सेमिक एसिड 1 to 2 ग्राम 6 आवरली फॉर 6 to 7 डेज दे सकते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम से अगर मान लो ब्लीड बार बार कर रहा है, ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेजर मतलब हीट से उसको एब्लेट कर सकते हैं, या फिर क्रायो मतलब हीट, एक्सेसिव हीट और एक्सेसिव कोल्ड से उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एंडोमेट्रियम लेयर को, ठीक है। ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, प्राइमरी पैथोलॉजी आपको पता चल गया कि कोगुलोपैथी है, फैक्टर 8 डेफिसिट है, या फैक्टर कोई सा भी फैक्टर डेफिसिट है ब्लीडिंग के लिए, तो आप उस फैक्टर को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी दे सकते हो, भाई हार्मोन्स की वजह से ब्लीडिंग हो रही है,
तो उसमें आप हार्मोनल थेरेपी दे सकते हो, कंबाइंड ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वाली टेबलेट्स दे सकते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हो, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन दे सकते हो, DMPA दे सकते हो 3 मंथ्स इंजेक्शन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन रहेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। गेस्ट्रेंस दे सकते हो, डेनाजोल दे सकते हो, GnRH एनालॉग्स दे सकते हो। हार्मोनल ट्रीटमेंट कोजेज साइड इफेक्ट, अगर मान लो पेशेंट है उसको आप हार्मोनल थेरेपी नहीं दे सकते हो, पेशेंट विलिंग नहीं है या फिर अदर साथ में कोई ऐसी डिजीज है जिसके साथ में आप हार्मोनल थेरेपी नहीं दे सकते, तो उसमें मिरेना IUCD आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो ये सारे के सारे फेल हो गए, मेडिकल मैनेजमेंट फेल, तो सर्जरी वालों का काम स्टार्ट। सर्जरी वालों को बोलेंगे भाई हमसे ये ब्लीडिंग नहीं रुक रही, सर्जरी वाले बोलेंगे ब्लीडिंग कहाँ से, यूट्रस से, यूट्रस निकाल देते हैं, ठीक है। यूट्रस निकालने को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। लास्ट चॉइस है ये, हमें कंजर्वेटिव कोशिश हम करते हैं कि यूट्रस को प्रिजर्व करें, बॉडी का कोई भी ऑर्गन है हम कोशिश करते हैं कि उसको प्रिजर्व करें, बट अगर वो लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो जाता है या फिर बार बार उस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में हमें उसको निकालना पड़ सकता है, ठीक है। यूट्रस के अंदर IUCD कैसे लगाते हैं, तो ये वाला पार्ट है, ये T शेप्ड है, ठीक है, ये इसका बेस और ये थ्रेड है जो बाहर की तरफ रहता है, ठीक है। ये आप इसमें डाल सकते हैं, इसको मिरेना नाम दे रखा है, T शेप्ड कॉपर टी। अब ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग में फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, इन सब से अलग अलग इफेक्ट्स है। इट इंक्रीजेज प्रोलैक्टिन लेवल्स, ब्रेस्ट फीडिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन होता है, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, डिक्रीज द FSH रेस्पॉन्स टू ओवेरियन फॉलिकल्स, FSH कम होगा, FSH कम होगा तो फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी, फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी, ईस्ट्रोजन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, ठीक है, एमनोरिया। तो ब्रेस्ट फीडिंग से एमनोरिया कैसे होता है, तो ये सीक्वेंस है उसका, ठीक है। और LH सर्ज नहीं होगा, LH सर्ज नहीं होगा तो कोई ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये क्या होगा, नेचुरली अगर ब्रेस्ट फीड कोई फीमेल कर रही है तो वो सर्टेन टाइम तक क्या है, उसको कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिक्रीजेज GnRH, नो FSH, नो LH, ठीक है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन की वजह से सारे के सारे इफेक्ट आ गए, ठीक है। तो जो नॉन लैक्टेटिंग मदर्स है, नॉन लैक्टेटिंग का मतलब क्या हुआ, जो ब्रेस्ट फीड नहीं करती है, ठीक है, उनमें ओवुलेशन कब स्टार्ट हो जाता है वापस से, तो एज अर्ली एज 4th वीक में वापस स्टार्ट हो जाता है, और लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं उसमें 10th वीक के आसपास ये वापस से स्टार्ट होगा। मतलब क्या होगा कि ये तब तक एमनोरिया रहेगा भाई, जब तक ओवुलेशन स्टार्ट नहीं होगा तब तक वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, और साइकिल जब कंप्लीट नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंप्लीट नहीं होगी, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंप्लीट नहीं होगी तो ओवुलेशन ही नहीं है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं है, ठीक है। तो नॉन लैक्टेटिंग मदर्स, इनके कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन लैक्टेटिंग मदर्स शुड यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फ्रॉम 3rd वीक, ठीक है, और लैक्टेटिंग मदर्स हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करने चाहिए उनको 9th वीक या 3 मंथ्स पे, ठीक है, क्योंकि रीजन है ये ओवुलेशन तब स्टार्ट होता है।